गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का परीक्षा की तैयारी कर रहे हों उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये जो हम ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लिए हैं वो अरिहंत बुक से लिए हैं और मेरा हर संभव प्रयास है कि मैं अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये सिलिकॉन परमाणु जो है ना आपका अर्धचालक के अंतर्गत आता है और इस परमाणु के कह रहा है कि सिलिकॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखिए पहले सिलिकॉन का सिंबल जान लीजिए कि ये सिलिकॉन को रासायनिक SI से सूचित किया जाता है। सिलिकॉन परमाणु को SI से सूचित किया जाता है और इसकी परमाणु संख्या जो होती है इसकी परमाणु संख्या 14 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो 2, 8 उसके बाद 4। तो इसके जो बाहरी कक्षा में होगा, देखिए ये इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। यही 4 इलेक्ट्रॉन इसका बाहरी कक्षा में रहेगा जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर कोर इलेक्ट्रॉन अगर सिलिकॉन परमाणु का पूछा जाए तो कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 10, यानी 2 + 8 कितना हो गया 10। ये हमारा कहलाता है संयोजी या बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कौन सा अवयव है जिसका प्रयोग एक अर्धचालक के रूप में होता है। वह कौन सा अवयव है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एक अर्धचालक के रूप में करते हैं। देखिए अर्धचालक किसको कहेंगे, जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच में हो। जिसकी चालकता क्या हो, चालक और अचालक के बीच में हो, उसी को हम लोग कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, जिसकी चालकता चालक और अचालक के मध्य में हो या बीच में हो उसी को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के अंतर्गत आपका आता है जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया इत्यादि आता है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन नंबर C सही है जहाँ सिलिकॉन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जर्मेनियम अवयव में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब उसके कक्षा में बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो जर्मेनियम को देखिए हम सिंबॉलिक भाषा में यानी प्रतीक रूप के चिन्ह में GE से लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या 32 होता है। अब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए 2, 8, 18 उसके बाद 4। तो ये हमारा हो गया इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन B सही होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। यदि कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो 8 और 2 10 और 18 कितना हो गया 28 होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस अवयव का नाम बताइए जो N टाइप किस्म के अर्धचालक के निर्माण हेतु एक अशुद्धता के रूप में प्रयोग किया जाता है। N टाइप के निर्माण के लिए हम लोग एक अशुद्धता के रूप में करते हैं। उस अवयव का नाम बताने के लिए कह रहा है। तो उस अवयव का नाम हो गया, मेरा नाम होगा गैलियम। हम गैलियम का उपयोग करते हैं N टाइप किस्म के अर्धचालक निर्माण हेतु एक अशुद्धता के रूप में। देखिए N टाइप को हम लोग और भी दूसरे नामों से जानते हैं। N टाइप को हम लोग कहते हैं N टाइप को हम
पेंटावेलेंट भी बोलते हैं। एन टाइप को हम लोग और दूसरे नामों से डोनर एटम के नाम से भी जानते हैं। ये होता है डोनर एटम। एन टाइप को हम लोग डोनर एटम के नाम से भी जानते हैं, डोनर एटम, एटम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? एन टाइप पेंटावेलेंट होता है। 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि जर्मेनियम अवयव की अवरोधक संभावित वोल्टता, अवरोधक संभावित वोल्टता या विभव प्राची होता है। तो देखिए जर्मेनियम का भी सिंबल आपको जी बताएं। अब इसका कह रहा है कि अवयव की अवरोधक संभावित वोल्टता या विभव प्राची कितना होता है। तो आप ये याद रखिएगा, इसका विभव प्राची होता है, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर होता है 0.3 वोल्ट, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए सिलिकॉन, सिलिकॉन पदार्थ का विभव प्राची पूछ रहा है। सिलिकॉन का पूछ रहा है तो सिलिकॉन का विभव प्राची होता है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए सिलिकॉन के केस में आपका हो गया विभव प्राचीर 0.7 वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के केस में हमने क्या देखा? 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्या कह रहा है आप सुनिएगा। कह रहा है इंडियम तथा गैलियम पंच संयोजित तत्व है, यानी इंडियम और गैलियम के बारे में बता रहा है कि ये पंच संयोजित तत्व है। दूसरे में कह रहा है आर्सेनिक तथा एंटीमनी त्रिसंयोजी तत्व है। तो ये आपको बताना है कि ये दोनों कथन सही है या गलत है, इसके बारे में बताना। तो जबकि देखिए इंडियम और गैलियम मेरा क्या होता है? पंच संयोजी नहीं होता, ये त्रिसंयोजी होता है। ये पंच संयोजी नहीं होता है, जबकि क्या होता है? त्रिसंयोजी होता है। फिर कह रहा आर्सेनिक एवं एंटीमनी त्रिसंयोजी तत्व है, जबकि ये आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये आपका पंच संयोजी तत्व है, जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए उसके बाद चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन में 8वां नंबर कह रहा है कि सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड की 25 डिग्री तापमान पर बैरियर वोल्टेज होता है, यानी सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड की 25 डिग्री तापमान पर बैरियर वोल्टेज कितना होता है, इसके बारे में बताना है। देखिए प्राचीर वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज दोनों सेम होता है। तो यहाँ सिलिकॉन के केस में पूछ रहा है, तो सिलिकॉन के केस में होगा 0.7 वोल्ट, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है अर्धचालक सामग्रियाँ 9 चालक है और 9 अचालक है। तो अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का एक उपाय क्या है? एक उपाय क्या है? कर अर्धचालक सामग्रियाँ 9 चालक है और 9 अचालक है, ना तो ये चालक है और 9 अचालक है। तो इस अर्धचालक का चालकता बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्ध अणुओं को जोड़कर, अशुद्ध अणुओं को हम लोग क्या करेंगे? जोड़कर इसकी अर्धचालक की चालकता बढ़ा सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन सा परिपथ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड को प्रदर्शित करता है? निम्न में कौन सा परिपथ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड को प्रदर्शित करता है? पीएन जंक्शन डायोड को प्रदर्शित कर रहा है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। कौन सा परिपथ जो है पीएन जंक्शन डायोड को
परिपथ को प्रदर्शित करता है, यानी कि फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड के लिए। तो देखिए फॉरवर्ड के लिए कौन सा परिपथ होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए फॉरवर्ड के केस में। तो ये फॉरवर्ड के केस में कौन सा होगा इसको देखना है। तो देखिए फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है। तो डायोड का सिंबल आपको पता है कि डायोड का सिंबल देखिए ये होता है इस तरह, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। तो फॉरवर्ड के केस में क्या होता है कि इसके सिरा को हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से जोड़ देते हैं और निगेटिव सिरा को इसके निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो फॉरवर्ड के केस में क्या होता है कि फॉरवर्ड के केस में ये इससे होकर के करंट प्रवाहित होता है, यानी इससे होकर के करंट प्रवाहित होगा, यानी उस समय इसका सर्किट क्लोज होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये फॉरवर्ड के केस में है। क्लियर। चलिए, जबकि ये सी नंबर जो आप देख रहे हैं, ये जो सी नंबर देख रहे हैं ये रिवर्स को दर्शाता है। ये सी नंबर रिवर्स को दर्शाता है, जबकि बी नंबर फॉरवर्ड, यानी कि डायोड का पॉजिटिव सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरा से और डायोड का निगेटिव सिरा बैटरी के निगेटिव सिरा से अगर जुड़ा हो तो ये फॉरवर्ड कहलाता है। जबकि देखिए उल्टा जुड़ा है, ये डायोड का पॉजिटिव है, डायोड का पॉजिटिव है, और जबकि यहाँ पे देखिए बैटरी का निगेटिव है। फिर डायोड का देखिए ये निगेटिव है, बैटरी का पॉजिटिव है। अगर ये उल्टा जुड़ा हुआ हो तो ये फॉरवर्ड बाइस नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रिवर्स बाइस। ठीक है, जबकि यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव पॉजिटिव से और निगेटिव निगेटिव से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चालन बैंड तथा संयोजन बैंड के बीच की दूरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो यह संयोजन है। देखिए कह रहा है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब ये अर्धचालक कहलाएगा। देखिए चालन बैंड और संयोजी बैंड की दूरी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो वह अर्धचालक कहलाएगा। जबकि कुचालक के बीच में जो है ना, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच की दूरी क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी सबसे ज़्यादा कुचालक में, उसके बाद अर्धचालक में और सबसे कम अचालक में होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में समझिए, कह रहा है कि डायोड की मुख्य विशेषता यह है कि डायोड का मुख्य विशेषता क्या होता है। तो डायोड का मुख्य विशेषता के बारे में पूछ रहा है। तो यह केवल एक ही दिशा में धारा का प्रभावी प्रभाव होने देता है। देखिए डायोड में क्या होता है कि डायोड में देखिए ये इसका पॉजिटिव कहलाता है और ये निगेटिव कहलाता है। तो डायोड में हमेशा क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होगा। इसलिए होता है कि फॉरवर्ड बाइस में इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जब रेसिस्टेंस कम होगा तो इसमें करंट का प्रभाव क्या होगा, लो रेसिस्टेंस से हाई रेसिस्टेंस की ओर होता है। यानी कि फॉरवर्ड बाइस में सिर्फ इसमें केवल एक ही दिशा में धारा का प्रभावी प्रभाव होने देता है, यानी केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक है, यानी वो किस की ओर, यानी कि फॉरवर्ड बाइस की ओर होता है सिर्फ। चूँकि फॉरवर्ड बाइस में इसका रेसिस्टेंस कम होता है इसलिए इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में करंट का प्रवाह होता है जो केवल एक ही दिशा में धारा का प्रभावी प्रभाव होने देता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है जर्मेनियम डायोड का उपयोग रेडियो एवं टीवी रिसीवर्स में डिटेक्शन के लिए किया जाता है। जर्मेनियम डायोड का उपयोग रेडियो तथा टीवी रिसीवर्स में डिटेक्शन के लिए किया जाता है। कह रहा है सिलिकॉन डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के लिए किया जाता है। सिलिकॉन डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के लिए उपयोग किया जाता है।
तो देखिए कथन एक और कथन दोनों क्या है, दोनों सही है। हम लोग जर्मेनियम डायोड का उपयोग करते हैं रेडियो तथा टेलीविज़न रिसीवर्स में, जबकि सिलिकॉन डायोड का हम लोग उपयोग करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है डायोड की फॉरवर्ड बायस अवस्थाओं में एन टाइप के पदार्थ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप के पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप के पदार्थ में क्या होता है, कह रहा है कि डायोड की फॉरवर्ड बायस अवस्थाओं में एन टाइप के पदार्थ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप के पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप के पदार्थ में क्या करता है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये क्या करता है, रिक्तियों यानी होल के साथ पुनः मिलन क्रिया करते हैं। रिक्तियों के साथ क्या करता है, पुनर्मिलन क्रिया प्रारंभ करता है। क्योंकि एन से क्या हो गया, एन टाइप के पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो गया इलेक्ट्रॉन निकल करके पी टाइप के पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार देखिए एन पी है ना, ये आप इसको समझिए इस तरह का है। ये यहाँ पे है एन और यहाँ पे पी है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या हो गया, निकल करके पी की ओर गया। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप के पदार्थ में क्या होगा, तो पी टाइप के पदार्थ में यहाँ है पी टाइप के पदार्थ में यहाँ पे ये क्या होगा, पुनर्मिलन करेगा, रिक्तियों के साथ पुनर्मिलन क्रिया करता है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।